इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 6 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्तों और ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम को आरजी तौर पर रोक दिया गया है। दूसरी जानब अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने मकसद हासिल करने के बाद मुकम्मल हो चुकी है। Offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. मार्को रूबियो के इस बयान के बाद ये सवाल अहम हो गया है कि क्या वाकई ये जंग अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। तज्जियाकार बोली, आई थिंक देखें, जंग जो है वो सही तरह ऑफ कोर्स खत्म नहीं हुई है और जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वो ये है कि जंग थोड़ी बहुत शुरू होती रहेगी। उधर चीन के वजीर खारिजा वांग जी ने अपने ईरानी हममनसब से गुफ्तगू में 2 माह से जायद अरसे से जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरी और जामे जंग बंदी पर जोर दिया है, जबकि पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी अफवाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया, ताहम किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यूरोप में जर्मनी ने लेबनान पर इसराइली हमलों की मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिससे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मजीद पेचीदा होती दिखाई दे रही है। Nicht für Israel, nicht für die Länder der Region und auch nicht für uns in Europa. Iran darf nicht in den Besitz einer Nuklearwaffe geraten. पाकिस्तान में एक अहम आईनी पेशरफ्त के तहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं और आला अदलिया में इख्तियारात की हुदूद पर अहम नुकात तय कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 189 की तशरीह करते हुए करार दिया कि वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे पर एपलेट इख्तियार नहीं रखती। भारत की सियासत में भी हलचल है, जहां इंडिया के रियासती इंतखाबात में कुछ गैर मुतवक्को और हैरानकुन रुझानात सामने आए हैं। आखिर इन नताइज के पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, इस पर भी तफसीली जायजा पेश किया जाएगा। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की शिकस्त और बीजेपी का बरसरे इक़्तिदार आना एक बड़े सियासी तूफान से कम नहीं है। इंडियन गुजरात में बल्दियाती इंतखाबात 100% मुस्लिम हल्के से हिंदू उम्मीदवार की गैर मामूली कामयाबी। दिलचस्प बात यह है कि उनसे हारने वाले सारे उम्मीदवार मुसलमान हैं। उधर नेपाल ने मुतनाज़ा रास्ते से ज़ायरीन को चीन भेजने के मंसूबे पर भारत से एहतजाज करते हुए लिपो लेक पास को अपना अटूट हिस्सा करार दिया है। नेपाल की हुकूमत ने चीन के इलाके में वाक़े कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए लिपो लेक दर्रे से इंडियन ज़ायरीन को मानसरोवर भेजने के इंडिया और चीन के फैसले पर सख्त एतराज़ किया है। और आखिर में एक मुनफरिद इंसानी कहानी। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग शहरी की ये ख्वाहिश क्यों है कि उनकी कब्र पर पत्थरों की बजाय सिर्फ गुलाब के 2 फूल रखे जाएं। मैंने ज़हन में फैसला किया, अगर मैं मर गया मेरा कब्र पर 2 फूल लगाना, वो पत्थर के बजाय गुलाब का फूल लगाना। इसके अलावा मजीद खबरें और तज्जिए भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों की रहनुमाई के लिए जारी अमरीकी ऑपरेशन को कुछ वक्त के लिए रोका जा रहा है। उनके मुताबिक एक रोज कबल शुरू होने वाला प्रोजेक्ट फ्रीडम ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त के बाइस बाहमी इत्तफाक से मुअत्तल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर किया गया है, जिन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी।
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ मुहिम में गैर मामूली अस्करी कामयाबी हासिल हुई है और प्रोजेक्ट फ्रीडम को कलील मुद्दत के लिए इस गर्ज से मुअत्तल किया जा रहा है कि देखा जा सके कि आया ईरान के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल देकर इस पर दस्तखत मुमकिन है या नहीं। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया ने इस पेशरफ्त को अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि यह वक्फा इस बात का सबूत है कि आलमी समंदरी तिजारत के लिए अहम आबी गुजरगाह को खोलने में मुसलसल नाकामियों के बाद अमेरिका को पसपाई इख्तियार करना पड़ी है। उधर पाकिस्तान के वजीर आजम ने आबनाए हुर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुअत्तली पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर बिरादर ममालिक की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप का मस्बत रद्द-ए-अमल खित्ते में अमन, इस्तेकाम और मफाहमत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। अमेरिकी सदर का ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने मकासद हासिल करने के बाद मुकम्मल हो चुकी है। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग देते हुए रूबियो का कहना था कि ईरान के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई का जारिहाना मरहला अब खत्म हो चुका है और उन्होंने तेहरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने का मशवरा भी दिया। रूबियो के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाज़ों को मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि वो ममालिक जो इस तनाज़े का बराह रास्त हिस्सा नहीं, वो भी इसके असरात की जद में आ सकते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा ने दावा किया कि ईरान की जानिब से इस अहम आबी गुजरगाह की नाकाबंदी के बाइस न सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक का सामान बल्कि उनके शहरियों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई हैं। आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाज़ों पर खुराक और पानी की किल्लत के हवाले से खदशात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इन हालात के बाइस कम से कम 10 मल्लाह हलाक हो चुके हैं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक ने अमेरिका से अपने परचम बरदार कमर्शियल जहाज़ों को बाहिफाजत वहां से निकालने में मदद की दरख्वास्त की है, जबकि अमेरिका की कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत की हैं और हम उस वक्त तक फायर नहीं करते जब तक हम पर पहले फायर ना किया जाए। There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. इसी तनाज़र में अब सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है या ये महज एक आरजी वक्फा है जिसके बाद कशीदगी किसी नए मरहले में दाखिल हो सकती है। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से खारिजा पॉलिसी और दिफाई उमूर की तज्ज़ियाकार डॉक्टर सहर खान हमारे साथ मौजूद हैं। सहर खान, सदर ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऑपरेशन फ्रीडम को मुअत्तल किया जा रहा है, जबकि वजीर खारिजा मार्को रूबियो के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने मकासद हासिल करने के बाद मुकम्मल हो चुका है। तो क्या अब ये समझा जाए कि ये जंग वाकई खत्म हो चुकी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। आई थिंक देखें, जंग जो है वो सही तरह ऑफ कोर्स ख़त्म नहीं हुई है और जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वो ये है कि जंग थोड़ी बहुत शुरू होती रहेगी और ये तो हम देख ही रहे हैं कि कभी कभी बातचीत होती है और फिर एकदम से अटैक्स होते हैं या कोई ना कोई, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एस्केलेशन। तो यानी थोड़े थोड़े स्टेप्स लिए जाते हैं क्योंकि दोनों साइड्स जो हैं अमेरिका और ईरान वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली किन चीज़ों पे वो अग्री कर सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की रोल की बात है, देखें पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक पोजीशन में है क्योंकि एक तो मीडिएटर बनना ही बहुत मुश्किल काम है एंड देन मीडिएटर अमेरिका और ईरान के दरमियान बनना और भी मुश्किल काम है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो सही तरह मीडिएशन करे और जो पैगाम है वो भी सही वाले पैगाम आगे पीछे जाएं। आई थिंक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कुछ इल्ज़ामात थे कि पाकिस्तान अमेरिका का साइड ज़्यादा ले रहा है, उसका मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि देखिए मीडिएटर होने में पाकिस्तान सर्टनली ये दिखा रहा है कि वो एक क्रेडिबल प्लेयर है इन द सीज़ फायर और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है और आई थिंक इन जनरल दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई ऐसा वेन्यू बन सकता है जहाँ अमेरिका और ईरान एक दूसरे से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं और वाकई इस तरह के एग्रीमेंट्स कर सकते हैं कि ये जंग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। डॉक्टर सहर खान, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ईरान के सरकारी खबरसा इदारे IRIB के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर होने वाले हालिया हमलों में अपने मुलव्विस होने की तरदीद की है। IRIB ने पासदारान इनकलाब के एक तर्जुमान के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ किसी भी नौयत के मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं किए,
बयान में मजीद कहा गया है कि ईरान अपनी किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करता है और ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किसी भी जवाबी इकदाम का भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने मंगल के रोज कहा था कि वो ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए मुतहर्रिक है। मुत्तहिदा अरब अमारात का यह भी कहना है कि उसने गुज़िश्ता रोज भी 15 ईरानी मिसाइल और 4 ड्रोन्स को नकारा बनाया है। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची इस वक्त बीजिंग के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात चीनी हम मनसब वांग यी से हुई है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात में ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। ईरानी मीडिया के हवाले से रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि वांग यी से मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर खारजा का कहना था कि मुज़ाकरात में हम अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उधर खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चीन के वज़ीर खारजा वांग यी ने अपने ईरानी हमनसब से कहा कि चीन 2 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग पर शदीद तशवीश का शिकार है और इस सूरत हाल में एक जामे जंग बंदी नागुज़ीर है। मुलाकात के दौरान वांग यी का यह भी कहना था कि हम समझते हैं कि फौरी तौर पर एक जामे जंग बंदी की ज़रूरत है। जंग का दोबारा शुरू होना काबिल कबूल नहीं और ये ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि मुकालमे और मुज़ाकरात के लिए अज़म बरकरार रखा जाए। याद रहे कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद ये ईरानी वज़ीर खारिजा का चीन का पहला दौरा है। उधर बहरी जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट ट्रैफिक मैरिन के मुताबिक आज भी आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ जहाज़ों की नकलो हरकत निहायत महदूद है। तनाज़े के दौरान इलाके में जहाज़ों की दुरुस्त नकलो हरकत की तस्दीक मुश्किल हो रही है क्योंकि बाज़ जहाज़ों ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए हैं, जबकि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS में भी खलल आ रहा है, जिसके बाइस मोतबर मालूमात हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मामूल के हालात में दुनिया के तेल और माया कुदरती गैस यानी LNG का तकरीबन 5वां हिस्सा इस आबी गुजरगाह से गुजरता था, जबकि दुनिया की तकरीबन 1/3 खाद की तिजारत भी इसी रास्ते से होती है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता के लिए खुराक, अद्वियात और टेक्नोलॉजी जैसी अहम दरामदात भी इसी गुजरगाह के जरिए मुमकिन होती हैं। ताहम फरवरी में अमेरिका और इसराइल की जंग के आगाज के बाद ईरान ने इस अहम बहरी रास्ते से गुजरने वाली ट्रैफिक को नुमाया हद तक महदूद कर दिया है, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी अलग नाकाबंदी नाफिज कर रखी है। पेंटागन के मुताबिक खलीज में मौजूद तकरीबन 1550 जहाज़ों पर लगभग 22,500 जहाज़रान फंसे हुए हैं और रसद में कमी के साथ साथ अमले की जिस्मानी और जहनी सेहत पर इसके असरात के हवाले से तशवीश में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसराइली वज़ीर खारिजा गिडियोन सार के दौरे बर्लिन के दौरान उनके जर्मन हम मनसब जोहान फादेपोल ने लेबनान पर इसराइल के अस्करी हमलों की मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। ताहम इसके साथ साथ गजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तनकीद भी की है। मुलाकात के बाद जोहान फादेपोल ने इसराइल के लिए जर्मनी की मजबूत हिमायत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों मुमालिक के दरमियान करीबी इत्तेहाद अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब मुश्किल मामलात से गुरेज नहीं होता। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान को अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तर्क करना होगा और खिते में अपनी इश्तियाल अंगेज पॉलिसियों को भी ख़त्म करना होगा। उनके बकौल ये मकासद और सिक्योरिटी मफादात जर्मनी और इसराइल के दरमियान मुकम्मल तौर पर मुश्तरक हैं। Nicht für Israel, nicht für die Länder der Region und auch nicht für uns in Europa. Iran darf nicht in den Besitz einer Nuklearwaffe geraten. Iran muss sein ballistisches Raketenprogramm aufgeben. Und Iran muss seine Politik der Brandstiftung in der Region aufgeben. जर्मन वजीर खारजा ने मजीद कहा कि हर गुजरते दिन के साथ ये ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है कि ईरान फौरी तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करे और इस मकसद के लिए वो पहले भी ईरानी वजीर खारजा से ये बात वाज़े अंदाज में कर चुके हैं कि सूरत हाल को मजीद बिगाड़ने से गुरेज किया जाए। याद रहे कि लबनान में जंग बंदी नाफिज होने के बावजूद इसराइली अफवाज ने हमले जारी रखे हुए हैं और सरहद से तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर जाकर एक बफर जोन कायम किया है, जहां लबनानी शहरियों और ज़राए अबलाग के दाखिले पर पाबंदी आयद है। इसराइली वज़ीर खारजा गिदियोन सार ने इन फौजी कार्रवाइयों का दिफा करते हुए कहा कि इसराइल को हिजबुल्लाह और दीगर मुसल्लह गिरोहों का खात्मा करना जरूरी है।
जो इस इलाके में सरगर्म है और इसराइल पर हमले करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जर्मनी और इसराइल मजबूत शराकतदार हैं और दोनों ममालिक खित्ते में सिक्योरिटी के मुश्तरका अहदाफ के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। Our frequent conversation and meetings reflect the strong Israel-Germany relations. Israel is a partner for Germany in defense, security, intelligence, cooperation, economic compatibility, and the fight against terror. Israel has so much to contribute to Germany in these fields and others. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलियों में सबसे ज्यादा इख्तियार के सवाल पर अपने तफसीली फैसले में वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं बल्कि आईनी तौर पर खुद मुख्तार अदालतें हैं और कोई एक अदालत दूसरी की अपीलेट अथॉरिटी नहीं। ये फैसला चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 1 अप्रैल 2026 को महफूज किए जाने के बाद आज जारी किया है। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तफसीली फैसले के मुताबिक अदालत के सामने 3 सिविल पेटिशंस, 1 सिविल मुतफर्रिक दरखास्त और तौहीन अदालत की फौजदारी नोयत की 2 दरखास्तें ज़ेर समाअत थीं, जिनमें बुनियादी नुक्ता 27वीं आईनी तरमीम के बाद दायरा इख्तियार के तयन से मुतल्लक था। अदालत ने करार दिया कि आइन के आर्टिकल 189 के तहत वफाकी आईनी अदालत की जानिब से तय किए गए कानूनी असूल दीगर अदालतों पर लागू होंगे, ताहम इसका ये मतलब नहीं कि एक अदालत दूसरी के ताबे है। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 175F के तहत हाई कोर्ट्स के वो मुकदमात जो आईनी दायरा इख्तियार यानी आर्टिकल 199 के तहत आते हैं अब वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे, जबकि दीगर सिविल या फौजदारी अपीलें बदस्तूर आइन के आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएंगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 189 को 27वीं आईनी तरमीम के बाद के आईनी ढांचे के तनाज़ुर में पढ़ा जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम करता है। उनके मुताबिक ये तकसीम हर अदालत को मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में खसूसी इख्तियार देती है और इससे ये मुराद नहीं ली जा सकती कि एक अदालत दूसरी के मातहत है। फैसले में मजीद कहा गया कि आर्टिकल 189 की वसी तशरीह का मतलब ये होगा कि एक आला अदालत को दूसरी के ताबे कर दिया जाए जो आइन में कहीं दर्ज नहीं और अदालतों के आज़ादाना इख्तियारात इस तशरीह से मुतासिर हो सकते हैं। अदालत के मुताबिक आर्टिकल 189 अदालतों के खुद मुख्तार इख्तियारात को ख़त्म नहीं करता बल्कि आइनी तवाज़न को बरकरार रखता है। मज़ीद तफसीलात के लिए पाकिस्तान से अब्दुल कयूम हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 189 की तशरीह करते हुए करार दिया कि वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे पर अपीलेट इख्तियार नहीं रखती। आर्टिकल 189 सिर्फ कानूनी असूलों और सवालात कानून की हद तक रहनुमाई फराहम करता है, ताहम इसकी बुनियाद पर किसी एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत करार नहीं दिया जा सकता। यानी वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दरमियान एक जुडिशल कमेटी का जो प्रिंसिपल है वही लागू होगा और इसकी वजह यह है कि एक ही नौयत के मुख्तलिफ कानूनी सवालात पर मुतज़ाद फैसलों से बचा जा सके। अदालत ने अपने मजीद कहा है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसी अदालत के पास रहेगी जिसके अहकामात की खिलाफ वर्जी हो। अदालत ने मौजूदा मुकदमात जो हैं इनको अलग अलग करते हुए हुक्म दिया कि सिविल नौयत की अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समाअत रहेंगी, जबकि आईनी दरखास्त से मुतल्लिक जो अपील हैं वो वफाकी आईनी अदालत को जाएंगी। और इस तरह अदालत ने यह करार दिया कि वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के मातहत को नहीं बल्कि 2 अलहदा और हम पल्ला आईनी अदालतें हैं। इंडिया की 4 रियासतों और एक यूनियन टेरिटरी में होने वाले हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसमें मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 15 सालों से बरसरे इक़्तिदार ममता बनर्जी को इस बार बीजेपी के हाथों बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि तमिलनाडु में कई दहाइयों से सियासत पर काबिज 2 बड़ी जमातें एक तमिल अदाकार की नई कायम करदा पार्टी के सामने हार गई हैं। इन रियासतों के इंतखाबी नताइज का कौमी सियासत पर क्या असर पड़ेगा और मगरबी बंगाल में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी के क्या मानी हैं, जानिए कैसर अंद्राबी से। इंडिया की 4 अहम रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और असम।
یہ چاروں ریاستیں قومی سیاست میں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان انتخابات میں کون سی حیران کن باتیں سامنے آئی۔ ویسٹ بنگال میں پچھلے 15 سال سے ترنمول کانگریس کی حکومت تھی اور اس دوران پارٹی کی سربراہ ممتا بنرجی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہی۔ ریاست میں 294 اسمبلی نشستیں ہیں۔ بنگال ان مٹھی بھر ریاستوں میں شمار ہوتا ہے جہاں بی جے پی بھرپور کوششوں کے باوجود اب تک خود کو مضبوط کرنے میں ناکام رہی تھی، لیکن اس بار کے انتخابی نتائج نے سب کو حیران کر دیا اور بی جے پی 206 نشستیں حاصل کرنے کے بعد حکومت بنانے کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ ٹی ایم سی صرف 81 نشستوں تک محدود رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ویسٹ بنگال میں ممتا بنرجی 15 سال کی حکمرانی کے بعد کیوں ہار گئی؟ ہمارے ساتھ ہے بی بی سی بنگال کے سینئر نامہ نگار شبھوجیت گھوش، جنہوں نے انتخابات کے دوران پورے بنگال کا دورہ کیا۔ شبھوجیت جی، آپ کے خیال میں وہ 3 بڑی وجوہات کیا رہی جن کی وجہ سے ممتا بنرجی اس بار اتنی کم نشستیں حاصل کر پائیں؟ ممتا پچھلے سارے الیکشن جو جیتی ہے وہ ویمن ووٹ اور مسلم ووٹ اس میں بہت مہینہ رکھا ہے، یہی جانکاروں کا ماننا ہے۔ لیکن لگتا ہے یہ دونوں ایشو پہ، دونوں ووٹ بینک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، دونوں میں تھوڑا اس میں فالٹ آیا، یہ دکھ رہا ہے۔ ویمن سیفٹی والا ایشو میں ممتا جو ویمنس ووٹ ہے وہ کھویا ہے، اور مسلم ووٹ جس کو بنگال میں لگ بھگ 30% مسلم ووٹ ہے، ان کا زیادہ تر 85% سے 90% ممتا کی پارٹی کو ملتا تھا، یہی رائے ہے۔ لیکن اس بار لگتا ہے مالدہ مرشد آباد جیسا مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ میں بھی بی جے پی کو ووٹ ملا، سیٹس ملا۔ اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ مسلم ووٹ کے خلاف ایک ہندو ووٹ کا کنسیڈریشن بھی ہوا۔ دوسرا وجہ ہے ایس آئی آر۔ ایک چیز ہے جو ایس آئی آر میں لگ بھگ 27 لاکھ، ہم ایگزیکٹ فگر ہم ابھی بھی نہیں کہہ سکتے، 27 لاکھ جینوئن ووٹر جو ویسٹ بنگال میں رہتے ہیں، ان کا نام ووٹر لسٹ سے ڈراپ ہوا تھا۔ تو ایس آئی آر میں جتنے نیمز ڈراپ ہوئے ووٹر لسٹ سے، اس سے لاس زیادہ ممتا بنرجی کا پارٹی کے ہوا ہے، وہی انیشیل ریزلٹ سے پتا چلتا ہے۔ اور تیسری وجہ ہم کہیں گے کہ 15 سال کی گورنمنٹ تھی ترنمول کی، 2011 سے آج تک ممتا گورنمنٹ کے خلاف جتنے کرپشن کی، مس گورننس کی جو جتنے سارے ایلیگیشن آئے، جیسے ٹیچر ریکروٹمنٹ اسکیم کی ایلیگیشن آئے، ویسا بنگال کے سٹینڈرڈ میں بھی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ لیکن اور ایک چیز ہے امپلائمنٹ، جاب جنریشن کے معاملے میں ممتا سرکار ناکام رہے۔ ایس آئی آر میں پھر باریکی سے سوچنا چاہیے۔ یہ بالکل میں نہیں کہہ رہا کہ ایس آئی آر میں جتنے بھی ووٹ کٹے سب کیول ٹی ایم سی والوں کے کٹے، نہیں۔ ایس آئی آر میں پہلے چرن میں جو 58 لاکھ ووٹ کٹے وہ باقی راجیوں میں جیسے کٹے تھے اس طرح سے تھے، ٹارگیٹڈ نہیں تھا۔ لیکن جو دوسرے چرن میں انت میں 27 لاکھ ووٹ کٹے ہیں، ویسا کسی اور راجیہ میں نہیں ہوا۔ وہ ووٹ اب بالکل سپشٹ ہے کہ ٹارگیٹڈ طریقے سے کاٹے گئے، اور اپیلیٹ ٹرائبیونل کے جتنے بھی تھوڑے بہت فیصلے آ رہے ہیں اس سے سپشٹ ہے کہ وہ سب غلط کٹے تھے۔ تو آپ نے چناو سے جسٹ پہلے 27 لاکھ لوگوں کے نام کاٹ دیے، 4.3%۔ اور جب ہمارا انٹرویو ہو رہا ہے اس وقت جو آنکڑے آ رہے ہیں کہ بی جے پی کی سیٹیں بہت زیادہ بھلے ہی دکھ رہی ہیں، لیکن ووٹوں میں صرف 3% آگے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور سب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے، اگر وہ 4.3% لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا جاتا، جس میں ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان تھے اور جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی ٹی ایم سی کے ووٹر کا بہت زیادہ پروپورشن تھا، تو کیا یہی پرینام ہوتا؟ وہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک بہت بڑا چنتا کا وشے ہے۔ پچھلی بار ٹی ایم سی 10% ووٹ سے آگے تھی، تو کوئی 10% سے آگے جو پارٹی ہو وہ 3% پیچھے ہو جائے، اس میں کیول اور کیول چناو آیوگ تو فیکٹر نہیں ہو سکتا۔ اس میں ظاہر ہے جنتا کا اسنتوش تھا۔ اسنتوش ممتا بنرجی کو لے کے ویکتیگت غصہ کم تھا، لیکن ان کے استھانیہ لیڈرز کے ورد تھا، استھانیہ لیول پر کرپشن کے مدعے تھے، استھانیہ لیول پہ دادا گیری والے سوال تھے، ان سب کو لے کے اسنتوش تھا۔ اسکیمیں نہیں چل رہی، اور بنگال کا چہرہ بدلنے کی جو بات زیادہ تر سرکاریں کرتی ہیں وہ سوابھاوک روپ سے نہیں ہوتا، لیکن وہ سٹوری صرف بنگال کی نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ ایگزیکٹلی وہی کہانی تو آسام کی ہے۔
सच ये है कि वो कहानी तो इस देश के हर राज्य की है। तो 15 साल के राज के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक था और वो था, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। कुछ सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ममता बनर्जी का अपोजिशन में होना बीजेपी के लिए उनकी हुकूमत में होने से ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही मसाबकती सियासत करती हैं। अब रुख करते हैं तमिलनाडु और केरला की तरफ। तमिलनाडु में रवायती तौर पर द्रविडियन सियासत का गलबा रहा है, जहां डीएमके और एडीएमके जैसी जमातें बरसों से इक़्तिदार में रही हैं। लेकिन इस बार तमिल फिल्मों के मारूफ अदाकारा विजय ने उन दोनों को ही शिकस्त दे दी। हालांकि उनकी सियासी जमात पहली मर्तबा रियासती इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी। दिलचस्प बात ये रही कि विजय ने न कोई जलसे किए न कोई जारहाना बयानात दिए। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक उनकी सादगी ने नौजवानों, खास तौर पर जेन ज़ी और ख़वातीन को अपनी तरफ राग़िब किया। तमिलनाडु में विजय की कामयाबी और केरला में बीजेपी का बदस्तूर नाकाम रहना शुमाली और जुनूबी इंडिया की सियासत के फ़र्क को वाज़ह करता है। बीबीसी तमिल सर्विस की नामानिगार अमृता से इन रियासतों की सियासत को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। The election result was quite a shock. विजय एक निहायत ही अहम और मशहूर शख्स है। वो तमिल सिनेमा का सुपरस्टार है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत मजबूत रही है। लेकिन इस फ़ैन फॉलोइंग का इतनी बड़ी तादाद में वोट्स में तब्दील हो जाना किसी के लिए भी मुतवक्का नहीं था। 1990 से लेकर 2026 तक विजय ने धीरे धीरे अपना एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस तैयार किया, जो आखिरकार इलेक्शन में वोट्स की सूरत में जाहिर हो गया। इसके अलावा एक और अहम वजह ये थी कि द्रविडियन पार्टीज कई बरसों से तमिलनाडु पर हुक्मरानी कर रही थी। जो लोग तवील अरसे से तब्दीली चाहते थे, उन्होंने विजय को एक नया और मुख्तलिफ ऑप्शन समझकर चांस दिया। सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात ये थी कि सीएम का कैंडिडेट खुद इलेक्शन हार गया। ये तमिल आवाम के लिए एक बहुत बड़ा झटका और गैर मुतवक्का नतीजा था। अब रुख करते हैं असम की तरफ। असम इंडिया की उन रियासतों में से शामिल है जहां पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के साबिक रहनुमा और मौजूदा बीजेपी लीडर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर अपनी मजबूत पोजीशन साबित की है। बीजेपी ने 126 नशस्तों में से 81 नशस्तें हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 19 नशस्तों पर महदूद रही। इस बार बीजेपी ने न सिर्फ सादा अक्सरियत बल्कि उससे कहीं आगे निकलकर अपनी पोजीशन मजीद मुस्तकम करने में कामयाब रही। अब देखना ये होगा कि इन इंतखाबात के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन पर मुसलमान मुखालिफ होने के इल्जामात लगते आ रहे हैं, इतनी बड़ी अक्सरियत के बाद कौन से इक़दामात उठाएंगे। इंडिया ही की मगरबी रियासत गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात में गोधरा शहर के 100% मुस्लिम वोटरों वाले हलके से एक हिंदू उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। ये जीत एक ऐसी कहानी बयान करती है जिसकी नज़ीर हमें कहीं और नहीं मिलती। तफसील दक्षिश शाह से। अपेक्षाबेन सोनी ने अपेक्षा नैनेश कुमार सोनी। इंडियन रियासत गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात में अपेक्षाबेन सोनी का नाम सुर्खियों में आ गया है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने गोधरा जिले के वार्ड नंबर 7 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि उनसे हारने वाले सारे उम्मीदवार मुसलमान हैं। हालांकि ये एक ऐसा वार्ड है जहां 100% मुस्लिम वोटर्स हैं और वार्ड में वोटरों की तादाद 13,900 है। ત્યાં ગાડી હું જતી હતી, ત્યાં ગાડી બધાએ મને દીકરી માની, બહેન માની। એક ભાઈચારાનો અમારે સંદેશો આપવો હતો, જે અમે આજે આપ્યો છે। ત્યાંના લોકો મારી સાથે ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રહ્યા। ત્યાં અમને બહુ સપોર્ટ મળ્યો। ત્યાં અમે જઈએ પ્રચારમાં તો અમને કોઈ કે પાણી પીવો, ચા પીવો, નાસ્તો કરી લો, दूध પી લો, એક ઘર જેવું અમને લાગતું હતું। જે અહીંયા અમે રહીએ છીએ આ વિસ્તારમાં, હિન્દુ વિસ્તારમાં, ત્યાં મુસ્લિમ વિસ્તારમાં ગઈ તો પણ મને એવું લાગતું કે આ એક હિન્દુ જ વિસ્તાર છે। ત્યાંનો ભાઈચારો એટલો સરસ હતો કે અમે બહુ જ ખુશ થઈ ગયા અને ત્યાંથી અમને ખૂબ જ સપોર્ટ મળ્યો। 43 साला अपेक्षाबेन ने इससे पहले भी एक बार ये इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो तब 134 वोटों से हार गई थी। लेकिन इस बार उन्होंने 634 वोटों के साथ जीत हासिल की है। अपेक्षाबेन एक हाउसवाइफ हैं और उनके शौहर एक ताजिर। ત્યાં ગાડી પાણીની સમસ્યા છે, કચરાની સમસ્યા છે, ગટરની સમસ્યા છે, એ બધી બહુ બધી સમસ્યા છે, જે અમે હવે નગરપાલિકામાં જઈ અને સારું એવું વ્યવસ્થિત કામ કરી આપીશું એમને, કે કઈ તકલીફ ના પડે એમને। लेकिन वोटरों ने उन पर ही भरोसा क्यों किया,
किसी और पार्टी के उम्मीदवार पर क्यों नहीं। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर आज तक जितने भी काउंसिलर के सदस्य जो भी आए हैं वो कभी भी हमारा पूरा काम नहीं कर रही। इसके हिसाब से हमने सोचा कि समाज के अंदर, देश के अंदर भाईचारा रहे, इसके हिसाब से हमने सोचा कि भाई हमारे अपेक्षा बहन को सोनी समझती है, उनको हमने इलेक्शन के अंदर उनका वो फॉर्म भरवाया। वो राजनीति को ये बहुत बड़ा सबक सीखना चाहिए कि जो लोग गोधरा को जिस एंगल से देख रहे थे, आज पूरे की पूरी सोच समझ और एंगल पूरी अलग हो चुकी है। अभी पूरा गोधरा यही चाह रहा है कि गोधरा के अंदर विकास होना चाहिए। ये हाल मुस्लिम विસ્તારમાં એક પણ વોટ હિન્દુ ભાઈનો કે બહેનનો ના હોય, પોતે એ પણ ઉમેદવારનો બી વોટ નહીં, છતાં બી અહીંની પ્રજાએ નક્કી કર્યું કે આપણે એક બહેનને જીતવાના છે, અપેક્ષાબેન સોનીને, અને એવો એક દાખલો આપ્યો કે જે ગોધરાને કલંકિત, પોલન બજારને ખાસ કલંકિત કરેલો, બદનામ કરેલો, તો એ દાખલો એવું બતાવે છે કે હવે અહીંયા કોઈ પણ જાતનું કોમ્બાત જેવું કે કશું લાગતું નથી। और वहाँ मुस्लिम भाई बहनों ने बहुत सहकार दिया है, बहुत उनको आवकार दिया है, बहुत प्रेम से उनको जिताया है। गोधरा के इस इंतखाबी नतीजे ने ये दिखा दिया है कि सिर्फ मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर ही नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और भाईचारे की बुनियाद पर भी इलेक्शन जीता जा सकता है। नेपाल की हुकूमत ने इंडिया की सरहद पर वाक़ लिपोलैक इलाके से इंडियन हिंदू ज़ायरीन को चीन के मानसरोवर के मुकाम पर भेजने के इंडिया और चीन के फैसले पर एतराज़ किया है। नेपाल का कहना है कि ये इलाका नेपाल का अटूट हिस्सा है, लेकिन इंडिया ने नेपाल के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। तफसील जानिए शकील अख्तर की इस रिपोर्ट में। नेपाल की हुकूमत ने चीन के इलाके में वाक़ कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए लिपोलैक दर्रे से इंडियन ज़ायरीन को मानसरोवर भेजने के इंडिया और चीन के फैसले पर सख्त एतराज़ किया है। नेपाल का कहना है कि लिपोलैक इलाका नेपाल का अटूट हिस्सा है। उसने अपनी तशवीश से इंडिया और चीन को आगाह कर दिया है। इंडिया ने नेपाल के दावे को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि माजी में भी इस रास्ते से ज़ायरीन मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। चीन हर बरस महदूद तादाद में इंडियन ज़ायरीन को कैलाश मानसरोवर आने की इजाज़त देता है। ये चीनी खित्ते में वाक़ एक मखसूस पहाड़ है। इसके बारे में हिंदू अक़ीदतमंदों का ये तस्वुर है कि ये हिंदुओं के देवता भगवान शिव का मस्कन है। इस बरस 1000 हिंदू ज़ायरीन जून और अगस्त के दौरान सिक्किम के नाथुला दर्रे और उत्तराखंड और नेपाल की सरहद पर वाक़ लिपुलेख दर्रे के रास्ते मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे। नेपाल की हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि लिपुलेख नेपाल का इलाका है और इंडिया इस इलाके में यात्रा, सरहदी तजारत और सड़क वगैरह की तामीर जैसी सरगर्मियों से गुरेज करे। इंडिया की वज़ारत ख़ारजा ने नेपाल के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रास्ता रहा है। इस बयान में नेपाल के इलाकाई दावे का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस तरह के दावों का न कोई जवाज़ है और न ही ये तारीख़ी हक़ाइक़ और शवाहिद पर मबनी है। लिपुलेख शुमाली इंडिया के रियासत उत्तराखंड की शुमाली सरहद पर एक छोटा सा इलाका है। ये एक तिराहा जैसा इलाका है जिसके एक तरफ नेपाल है और आगे की तरफ चीन की सरहद है। नेपाल का कहना है कि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सगोली का जो मुआहदा हुआ था उसके तहत इस खित्ते में काली नदी को इंडिया और नेपाल के दरमियान सरहद माना गया था। नदी के मशरिक के इलाकों पर नेपाल की मिल्कियत तस्लीम की गई थी। इसी मुआहदे की बुनियाद पर नेपाल इन इलाकों को अपनी ज़मीन मानता रहा है, लेकिन इंडिया इसे तस्लीम नहीं करता। नेपाली तजियाकार कहते हैं कि सन 2000 में नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म गिरजा प्रसाद कोइराला और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए खारजा सेक्रेटरी की सतह पर मुज़ाकरात शुरू करने से इत्तेफाक किया था, लेकिन बातचीत आगे न बढ़ सकी। लेकिन जब इंडिया ने दफ़ा 370 ख़त्म करने के बाद एक नया नक्शा जारी किया तो उसमें लिपुलेख और दो और मुतनाज़ा इलाके लिम्पियाधुरा और काला पानी को भी अपने इलाके के तौर पर दिखाया। इसके जवाब में नेपाल ने भी तमाम सियासी जमातों की हिमायत से एक नया नक्शा जारी किया और इन तीनों इलाकों को बाज़ाब्ता तौर पर अपने नक्शे में शामिल कर लिया। नेपाल की हुकूमत ने इस तनाज़े के बारे में तशवीश जाहिर करती रही है, लेकिन किसी हुकूमत ने इसे सिफारती तौर पर बहुत शिद्दत से आगे नहीं बढ़ाया, जिसके सबब यह तनाज़ा अभी तक हल नहीं हो सका है।
सामीन, क्या किसी को गुलाब के फूलों से इस कदर इश्क हो सकता है कि वो ये ख्वाहिश करे कि उनकी कब्र पर पत्थरों की बजाय गुलाब के 2 फूल लगाए जाएं? गुलाब के फूलों से इस कदर इश्क कोयटा से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग शहरी को है। ये शहरी कौन है और किस तरह उन्होंने अपने घर को एक गुलिस्तान में तब्दील किया है? तफसीलात मोहम्मद काजिम की इस रिपोर्ट में। मैंने ज़हन में फैसला किया, अगर मैं मर गया मेरा खबर पर 2 फूल लगाना, वो पत्थर के बजाय गुलाब का फूल लगाना, एक सिर पर एक पैर पर ये लगाना। मुझे इतने शौक है गुलाब के साथ। मेरा नाम है हाजी अली खान और मैं यहाँ जो है अलमदार रोड का रहने वाला है। 77 साल मेरी उम्र है। मेरा शौक जो है फूलों का है। मेरा शौक शुरू से जो पैदा हुआ एक चंद टूटा फूटा गमले से, वो भी कौन सा फूल था, जेरेनियम। वो किधर ही पड़ा था लवारिस, मैंने उसको लाया इधर घर में संभाला। शौक उधर से पैदा हुआ। बाद में 80 शुरू से जब हम दफ्तर से फारिग होता था, लोग जो है घर में भागता था खाने के लिए, मतलब घर के लिए, हम जो है नर्सरियों में फिरता था। मैं पिकिक बैंक में मुलाजिम था। उसी वक्त जो है जब सुबह का टाइम जो है छत पर चढ़ जाता था, फिर मुझे दफ्तर मफ्तर जो है बिल्कुल भूल जाता था, हम हमेशा लेट हो जाता था। फिर हमने समझा कि भाई आखिरी जो है काम खराब हो जाता है। जो है मैंने फूलों के शौक से मैंने नौकरी 2 साल पहले छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा ज़िंदगी दिया, अच्छा खुशी दिया। बस इसी ज़िंदगी में हम खुश है। बस ये फूलों के साथ जो है हमेशा खुश रहता है। मेरा एक छोटा बेटी है। एक दिन मैंने उससे गिला किया, हमने बोला बेटा इतना अर्सा हो गया आपने फ़ोन नहीं किया, मुझे बिल्कुल याद नहीं किया। बोलता है बाबा आप क्यों मतलब बात करता है, आप जो है फूलों को बेटा बनाया। जिस काम में इंसान शौक से दियानत से करे ना, तो कभी उसमें थकावट नहीं है। पहले तो मेरा ड्यूटी वो है कि गली को झाड़ू मारो और साफ करो, उसके बाद जो है जितनी मतलब उधर पौधे है उसको पानी दे दो। जब छत पर चढ़ जाता है तो आजानों तक इधर ही है। ये मेरे साथ वाला हमसाया जो है ना, कभी कभी उसके छत पर पानी गिर जाता था, वो नाराज होता था। उन्होंने भी अभी शौक पकड़ा, उन्होंने भी छतों पर मतलब ये पौधा मोधा रख दिया। अभी जब से मैंने ये पौधे जो है जो गली में लगाना शुरू किया ना, अभी माशाल्लाह ये पूरा गली वाला जो है मुझे साथ देता है। आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि मैं हफ्ता 10 दिन मतलब बीमार हो जावे, किसी दूसरा बंदे को बुलावे, भाई हम बीमार, इसको पानी दे दो या इसको देखभाल करो। घर वालों ने हमेशा मुझे थाना देता है, बोलते जब तक आप तो है इसको संभालता है, अगर जब आप नहीं तो फिर इसको कम संभालेगा। हमने बोला उसके बाद जो है मेरे बला से सूख जाता है, जल जाता है, जब तक हम जिंदा है तंदुरुस्ती इसको संभालता है। 30-40 अक़साम का गुलाब है मेरे घर में। और बाकी इसमें जूनिफर है, मोरफेन है, अंजीर का दरख्त है, या अनार का दरख्त है, बल्कि अंगूर भी है। लाखों का खर्चा तो हो गया, शायद लाखों का भी ज़्यादा हो गया। वो पौधे जो है 5,000 से शुरू हो कि 10,000 तक मतलब वो पौधे आया। हमारे गमले के साथ जो खड़ा हुआ था, हम ये महसूस करता है कि मेरे साथ बात करता है। सारा खुशी मेरी जो है यही है। हम इसी खुशी में जो है हम रात नींद में भी हंसता है। मोहम्मद काजिम की इस रिपोर्ट के साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इसने अमेरिका के मुजव्वज़ा मुआहदे को कबूल ना किया तो पहले से ज़्यादा तबाहकुन बमबारी की जाएगी। सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में अमेरिकी सदर ने लिखा कि फ़र्ज़ करें कि अगर ईरान मुआहदे पर अमल करने पर रजामंद हो गया तो अमेरिकी ऑपरेशन का खात्मा हो जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ ईरान समेत सब के लिए खुल जाएगी। साथ ही उन्होंने ईरान को धमकाते हुए लिखा है कि ताहम अगर वो राज़ी ना हुआ तो बमबारी शुरू हो जाएगी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी सतह और शिद्दत पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम संग मील है और ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी में हमने फ़रीक़ैन को बावर करवा दिया है कि दिफाई मुआहदे के बाइस सऊदी अरब हमारे लिए नो गो एरिया है कि कोई भी उसकी जानिब आंख उठा के ना देखे।